अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप। पिछले लेक्चर में हमने पहले देखा कि सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है ये पहले 4 चैप्टर्स में हमने यूज़ किया था, एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। फिर हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर देखा चैप्टर नंबर 5 में, सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी जिसे कहते हैं, यानी कि वो एक कंडीशन की बिना पे सिलेक्ट करेगा मुझे कौन सी स्टेटमेंट्स चलानी है और कौन सी नहीं। फिर हमने देखा हमारा चैप्टर नंबर 6 आया जो कि लूपिंग स्ट्रक्चर है। इसको इटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर एक स्टेटमेंट को एक खास वक्त तक हमने उसको एग्जीक्यूट करवाना है, चलाना है, तो उसके लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हम यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, तो वाइल लूप हमारा आज का लेक्चर है। इससे पहले हमने पढ़ा कि लूप जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक काउंटर कंट्रोल लूप और एक सेंटिनल कंट्रोल लूप था। काउंटर कंट्रोल लूप में क्या था, एक काउंटर वेरिएबल होता है जिसमें काउंटिंग होती जाती है, इनिशियल से स्टार्ट होता है, जब काउंटिंग होते 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 फाइनल पे पहुंच गया तो हमारे लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी और लूप खत्म हो जाएगा। फिर हमने कहा सेंटिनल कंट्रोल लूप में एक सेंटिनल वैल्यू होती है, ये उसी वक्त तक चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, जब तक कि किसी खास कंडीशन पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, वो कंडीशन हम खुद लगाते हैं, तो उस खास कंडीशन तक नहीं जब तक पहुंच जाता। जब कंडीशन पे पहुंच गया तो उस वक्त लूप खत्म हो जाएगा। इसमें इटरेशन का नहीं पता होता, यूज़र पे डिपेंड करता है वो कितनी देर बाद सेंटिनल वैल्यू एंटर करे। ये सारा लेक्चर हमने पिछले लेक्चर ये सारी डिटेल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए पिछला लेक्चर विजिट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो इससे पीछे वाला लेक्चर वही होगा। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो है ये वाइल लूप है। कौन सा वाइल लूप? तो पीछे वाला लेक्चर हमारा 44 लेक्चर था, ये हमारा 45 लेक्चर है। तो चलिए जी वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप। अब थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लेता हूँ ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ सके। वाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ C++ लैंग्वेज। वाइल लूप जो है ये सिंपल तरीन लूप है। ठीक है, लूपिंग स्ट्रक्चर का वाइल लूप। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन, ये लूप एग्जीक्यूट करता है एक या मोर देन वन स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब कंडीशन ट्रू रहे उस वक्त तक एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। जब तक कंडीशन ट्रू है उस वक्त तक एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। कब तक? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है। इट इज़ यूजफुल, ये फायदेमंद है। व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट नोन इन एडवांस, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस का ना पता हो, यानी कि हमें ना पता हो कि हमने पाकिस्तान स्क्रीन पे कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, जब हमें ना पता हो कि एक खास वर्ड को हमने स्क्रीन पे कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो उस वक्त वाइल लूप जो है ये ज़्यादा फायदेमंद है। अब फायदेमंद कैसे हो गया? तो जब हम वाइल लूप पढ़ लेंगे, डू वाइल लूप पढ़ लेंगे, फॉर लूप पढ़ लेंगे, सारे लूप पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वाइल लूप क्यों फायदेमंद है। ठीक है, मैं कहीं जाऊं कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, आप मुझे पूछे कितनी देर पढ़ता है, मैं कहूँ 5 मिनट पढ़ता है। अब ये बात तो नहीं हुई। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं हमें उस वक्त अपनी वैल्यू का पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड अप हैं, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जब वाइल लूप को हम इसके अलावा दूसरे लूप भी देखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि ये कैसे यूजफुल है। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा ये कैसे यूजफुल है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स ये है, सबसे पहले मैं वाइल लिखूंगा। वाइल का मतलब होता है जब तक, वाइल के आगे आ जाएगी कंडीशन। ठीक है, वाइल के आगे आ जाएगी कंडीशन, तो यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस वक्त ये स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है, और बस अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, दोबारा वापस आ जाएगा इस पे। अगर कंडीशन दोबारा ठीक हुई फिर ये चीज़ चलेगी, दोबारा आ जाएगा इस पे। कंडीशन ट्रू हुई दोबारा इस पे, दोबारा ये चीज़ इस तरह चलती जाएगी, चलती जाएगी। कब तक चलेगी? जब कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस वक्त ये चले। अब मैं बताता हूँ, एक मिनट। एक बंदा है ना, फर्ज किया ये वाला बंदा है, ये वाला बंदा है, ये वाला बंदा, इसने ईद मिलनी थी या कहो कि इसने ना लोगों से मिलना है। तो इसके पास 3 लोग आते हैं, ये एक, ये 2, ये दूसरा बंदा और ये तीसरा बंदा। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करता है, ये आके इससे गले मिलता है और ये गले मिलके दोबारा एंड पे खड़ा हो गया।
अब ये दूसरा ना बंदा इससे गले मिलता है, दोबारा इसके एंड पे खड़ा हो गया। अब तीसरा बंदा, ये दोबारा आई जा रहे हैं, तीनों से बार बार मिली जा रहा है, बार बार तीनों से मिली जा रहा है, बार बार तीनों से मिली। इसी तरह वाइल में क्या होगा, ये चीज़ चली जाएगी तक, कब तक, जब तक इसे पता नहीं चल जाता कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो यही काम होगा, यानी कि स्टेटमेंट चली जाएंगी, कब तक चली जाएंगी, जब कंडीशन ट्रू है। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखें नेक्स्ट, इसका सिंटैक्स में अब देख लेते हैं, वाइल क्या है, कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं जल्दी। कंडीशन जो है एक रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है चैप्टर नंबर 5 के शुरू में लेक्चर डिटेल से डिस्कस करके आए थे, जिसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये वाली चीज़ें होती थी। द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। स्टेटमेंट सिर्फ उसी वक्त चलेंगे अगर कंडीशन ट्रू होगी। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होनी होती है जब कंडीशन ट्रू हो। अगर दो या दो से ज़्यादा कंडीशन हम लगाना चाहते हैं तो उसके करली ब्रैकेट, अगर दो या दो से ज़्यादा हम स्टेटमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले इन्हें करली ब्रेसेस में बंद करना पड़ेगा, और इसको हम बॉडी ऑफ लूप कहेंगे। ठीक है, जैसे बॉडी ऑफ मेन फंक्शन होती थी, इसी तरह ये बॉडी ऑफ लूप होगा। तो ये देखें, ये लिखा वाइल कंडीशन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो इनको हम करली ब्रैकेट में बंद करेंगे, और ये स्टेटमेंट कितनी है, 1 2 से लेके n तक। ठीक है, और ये स्टेटमेंट सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर के थ्रू चलेंगे। अब देखें नेक्स्ट, अब ये वर्किंग ऑफ वाइल लूप क्या है, ये सारा तो मैं आपको अपने अल्फाजों में समझाऊंगा ना। और जिस लूप का कोई एंड पॉइंट ना हो इसे इन्फिनिट लूप कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ख्याल रख रहे हैं। और बाकी ये मैं ज़रा फ्लो चार्ट आपको बता देता हूँ। कंडीशन के लिए डायमंड सिंबल यूज़ होता है, तो ये डायमंड सिंबल लग गया। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलाएगा, इसके बाद दोबारा वापस। कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट चलाएगा, दोबारा वापस। कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट चलाएगा, दोबारा वापस। कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट चलाएगा, दोबारा वापस। ये चीज़ चलती जाएगी, ख़त्म कब होगी, जब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास चलता है इस तरह। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात करने लगा। अब जहन में एक क्वेश्चन भी आता है जो कि ये है कि इफ़ एल्स में हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये वाली चीज़ें चल जाएं, अगर फॉल्स है तो ये वाली चीज़ें चल जाएं। ठीक है, अगर ट्रू है तो ये वाली चीज़ें चल जाएं, फॉल्स है तो ये वाली चीज़ें चल जाएं, इफ़ एल्स में जिस तरह। अब यहाँ पे भी तो होना चाहिए कि ट्रू है तो ये वाली बॉडी चल रही है, फॉल्स है तो एक और बॉडी चले, कैसा। ठीक है, यहाँ पे भी होना चाहिए ना कि अगर लूप की बॉडी यानी कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट चले, फॉल्स है तो कुछ चले। अब बच्चों लूप जो होता है ना, ये रेपिटेशन के लिए यूज़ होता है। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लगा दी और यहाँ से भी रिपीट हो गया, तो फिर तो ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से उन्होंने फॉल्स से डायरेक्ट ही बाहर निकालना चाहा है। ठीक है, इस बात की लगी समझ, उम्मीद करता हूँ समझ लगी होगी। और मज़ीद ये, अगर आप चाहते हैं कि फॉल्स के बाद एक स्टेटमेंट ही चल जाए करे या बहुत सी स्टेटमेंट चल के वापस ना आ जाए, प्रोग्राम एंड हो जाए करे, ठीक है, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है कि जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे वो फॉल्स में लगी हों या ना लगी हों, वो तो फिर लाजमी चलेंगी ना। ठीक है, तो ये वाली बात आ जाती है ना। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिस्प्ले करवाए 5 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, तो ये कैसे चीज़ें आएंगी अब देखिएगा। ये आयु स्ट्रीम सी इन सी आउट के लिए, कॉन्यू डॉट एच क्लियर स्क्रीन गेट सी एच के लिए वाइड मेन हमारा फंक्शन आ गया। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम वाइल लूप क्या है तो इसको अब हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, अब देखें, इंट एन ले लिया, एक इंटीजर एन ले लिया, एन की वैल्यू हमने 1 दे दी। ठीक है, जब तक एन छोटा है, या क्लियर स्क्रीन 2 दफ़ा लगाई है, 1 दफ़ा ही लगा लें। ठीक है, ये 2 दफ़ा वैसे ही उन्होंने लगाई हुई है। जब तक एन छोटा है या बराबर है 5 से, उस वक्त तक इसकी बॉडी चलती रहे। तो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ये 2 स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट चलती रही। कब तक चलती रहे, जब एन छोटा है या बराबर है 5 के। ठीक है, तो देखें एन की वैल्यू 1 है, छोटी है 5 से, जी बिल्कुल ठीक है, छोटी है, तो स्क्रीन पे पाकिस्तान शो हो जाए और न्यू लाइन आ जाए। ये पाकिस्तान शो हो गया और कंट्रोल हमारा यहाँ न्यू लाइन पे आ गया। ठीक है, एन में एक इजाफा हो गया, एन की वैल्यू 1 थी, एन की वैल्यू 2 हो गई, और फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब एन की वैल्यू 2 छोटा है 5 से, जी बिल्कुल ठीक है, तो ये पाकिस्तान दोबारा स्क्रीन पे शो हो जाएगा और एन डल न्यू लाइन पे ले आएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा चलेगा। अब एन की वैल्यू यहाँ से 5 हो गई, तो जब 5 हो गई तो 5वीं दफ़ा यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब एन की वैल्यू 5 हो गई तो यहाँ पे आ गया। 5 छोटा है 5 से नहीं, लेकिन इक्वल टू तो है ना, कंडीशन ट्रू हो गई, ये स्क्रीन पे 5वीं दफ़ा भी पाकिस्तान शो हो गया। एन डेल का मतलब है ये न्यू लाइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एन की वैल्यू यहाँ से 6 हो जाएगी, दोबारा ये यहाँ पे घूम के जाएगा। क्या एन की 6 छोटा है बराबर है 5 से, नहीं छोटा, बराबर भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाली बॉडी जो है यहाँ ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद गेट सी एच चलेगा, प्रोग्राम ख़त्म।
तो ये चीज़ इस तरह चलती है। और ये चीज़ कैसे चली ये नीचे उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है, हाउ अबव प्रोग्राम वर्क। तो ये आप इसको अब खुद पढ़ लीजिएगा, मुझे पता कोई नहीं पढ़ेगा, क्यों? क्योंकि चीज़ की समझ तो आ गई है, तो इसको पढ़ने का अब फ़ायदा। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि काउंटिंग करे 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, जो कि काउंटिंग करे 1 से लेकर 10 तक। तो इस चीज़ को मैं प्रोग्राम दिखाए बगैर अपने यहाँ पे पेंट पे करने की कोशिश, पेंट पे नहीं, यहाँ पे वाइट बोर्ड पे करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। पेंट ही है ये भी। अब देखें, सबसे पहले तो हम लगाएंगे ये वाली चीज़ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लगा देंगे। ठीक है, ये आपने सारी लगा लेनी है। फिर उसके बाद है आईओ को शार्प सिंबल, ये इंक्लूड और कोनियो डेट लग गई। इसके बाद हमारा वाइड मेन स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं आप लोग का टाइम बचाने के लिए ऊपर लाइंस लगा रहा हूँ, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। वाइड मेन हमने लगा लिया। वाइड मेन लगाने के बाद हमने यहाँ पे वाइड मेन की बॉडी आ जाएगी, बॉडी आ गई। यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन लगा देंगे, CLRSCR। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास गेट सी एच आ जाएगा, गेट सी एच आ गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे। उन्होंने कहा 1 से लेके n तक हमें चीज़ें नज़र आएँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट n, और n की वैल्यू जो है इसको मैं 0 दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, n की वैल्यू मैंने 0, जब तक वाइल, जब तक n की वैल्यू छोटी है या बराबर है किससे, 10 से। ठीक है, अब इसके आगे सेमीकोलन नहीं आना, तब तक स्क्रीन पे शो होता जाए, क्या शो होता जाए, सी आउट। स्क्रीन पे शो होता जाए क्या, वैल्यू शो होती जाए। तो वैल्यू किसकी शो हो, n की। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, और मैं कहता हूँ न्यू लाइन भी क्रिएट हो जाए करे, तो मैंने एंडल भी लगा दिया। ठीक है, अब n में 1 का इजाफा होता जाए, तो मैं लिखूंगा n में 1 का इजाफा इंक्रीमेंट होता जाए। ठीक है, और ये मेरी बूटी खत्म हो गई। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। बस प्रोग्राम कैसे चलेगा देखें, सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो n की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यहाँ पे मैं आउटपुट लिखूंगा, इसमें हमारी आउटपुट आएगी। ठीक है, तो 0 छोटा है बराबर है 10 के, हाँ जी बिल्कुल। स्क्रीन पे शो हो जाए, सी आउट स्क्रीन पे शो हो जाए n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, 0 है, और एंड एल का मतलब है न्यू लाइन पे आ जाए, यहाँ पे आ गया कंट्रोल। ठीक है, अब देखें n में 1 इजाफा हुआ, n की वैल्यू हो गई 1, तो 1 अब यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, दोबारा 1 छोटा है 10 से, जी बिल्कुल छोटा है, तो इसका मतलब इसको बॉडी चलेगी। बॉडी कहता है कि n की वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाए, n की वैल्यू स्क्रीन पे होगी, एंडल न्यू लाइन पे ले आया। इसी तरह 3, इसी तरह 2 चलेगा, इसी तरह 3 वैल्यू होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। चले जी, 9 में 1 इजाफा हुआ, n की वैल्यू 10 हो गई, 10 हो गई, यहाँ पे आया 10 छोटा है 10 से नहीं, लेकिन बराबर तो है ना, कंडीशन ट्रू हो गई। n की वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाए, स्क्रीन पे n की वैल्यू 10 आ गई, एंडल कहता है न्यू लाइन पे आ जाइए, यहाँ पे आ गया कंट्रोल हमारा सेट। और अब देखें, अब ये चीज़ हमारी एंडल न्यू लाइन पे आ गया। अब n की वैल्यू 11 होगी, 11 अब जाएगी यहाँ पे, तो क्या 11 छोटा है 10 से, बिल्कुल गलत। 11 बराबर है 10 के, नहीं, तो ये सारी चीज़ खत्म होकर गेट सी एच आ जाएगा और ये चीज़ चल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 से लेकर 10 तक चीज़ें स्क्रीन पे शो हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये वाले देखें, प्रोग्राम बिल्कुल यही लिखा हुआ है। क्लियर स्क्रीन जहाँ पे मर्जी लगा दें। ये इन दो चीज़ों को मैंने एक ही लाइन में किया था। ठीक है, यानी कि इन दो चीज़ों को मैंने एक ही लाइन में किया था। इन्होंने डेक्लेरेशन लगा किया, असाइनमेंट स्टेटमेंट वगैरह लगाई है, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही इनिशियलाइजेशन करवा दी थी। ठीक है, ये वाली। अब तो आप छठे चैप्टर में पहुंच गए, आपको सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये उन्होंने 1 से स्टार्ट किया, मैंने 0 से स्टार्ट किया था। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें। अब ये उन्होंने कहा राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम वाइल, उन्होंने कहा कि 5 नंबर ले और इनको सम करें। ठीक है, 5 नंबर लें और इनको सम। सिंपल है, इसमें क्या, बस सम का फार्मूला लगा देंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, सी की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 0 दे दी है। ठीक है, सी की वैल्यू पहले जहाँ पे n था ना, यानी कि हम n को सी आउट करवा रहे थे, सी आउट n को करवा रहे थे ना, और एंड एल करवा रहे थे, एंड एल। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि सम में ना, सम में हम n की वैल्यू प्लस करवाई जाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू प्लस, बस ये है। इसके बाद यहाँ पे बॉडी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे पहले n की वैल्यू में 1 इजाफा कर देंगे, बॉडी खत्म। देखें, पहली दफ़ा सम की वैल्यू 0 थी ना, सबसे पहले n की वैल्यू कितनी थी, 0 थी ना, तो सम में भी वैल्यू 0 है, तो सम में वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब फिर n की वैल्यू 1 हुई, तो सम में यानी कि 0 + 1 1 हो गया। फिर हमारे पास n की वैल्यू 2 हुई, तो पहले सम की वैल्यू 2 है, तो सम की जगह पे ये देखें 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा होगा, और फिर n की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह ये सम की वैल्यू बन जाएगी ना 3, तो 3 में एक 3 इजाफा होगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तो फिर सम की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, तो फिर इसमें 4 इजाफा होगा, फिर n की वैल्यू ये वाली बन जाएगी, फिर 5 इजाफा होगा, तो ये सारा सम प्लस हो गया, लूप खत्म हो गया। तो एट द एंड हम सम का आंसर स्क्रीन पे दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि इनका भी आंसर स्क्रीन पे नजर आए, यानी कि इनका सम भी, और फिर इसका सम भी, फिर इसका सम भी, फिर इसका भी सम भी, तो फिर आप ये सी आउट को इसके नीचे यहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो ये डिफरेंस है।
अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जो सबसे मुश्किल हुआ, फिर हम उसको करने की कोशिश भी करेंगे टर्बो के ऊपर। ठीक है, मुझे लगता है कि आसान ही प्रोग्राम होंगे, तो ज़्यादा प्रोग्राम में देख लें। उन्होंने कहा कि राइट ए प्रोग्राम दैट फर्स्ट 5 नंबर लें और इनका स्केयर दिखाए। ठीक है, तो जहाँ पे पहले हम सिर्फ एन की वैल्यू दिखा रहे थे, उसके आगे ही हम क्या करवा रहे हैं, एन स्केयर करवाई जा रहे हैं। तो देखें एन मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि इसका स्केयर 1 का 1 आ गया, 2 का, अब ये 2 वैल्यू है, 2 2 ज़ार 4 यहाँ इसकी मदद से, 3 है 3 3 ज़ार 9, 4 है तो 4 4 ज़ार 16, 5 है तो 5 5 ज़ार 55। ठीक है, तो ये भी वेरी इजी प्रोग्राम, आप इसको खुद नहीं, मैंने करवा तो दिया है। तो इसके बाद लूप खत्म नहीं, अभी और प्रोग्राम्स भी हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले अ टेबल टू नंबर यूजिंग वाइल लूप। इसका टेबल दिखाना है, ये टेबल वाला मैं आपको खुद करवाता हूँ। ठीक है, तो राइट प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ इट्स डिजिट। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम शुड 9 इफ द यूजर। हाँ, ये प्रोग्राम भी अच्छा है। फिर इसके बाद राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर वाइल यूजिंग, ये भी अच्छा है। राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द डिग्री टू रेडी एंड यूजिंग द फाइल लूप, ये तो ईजी है, इसको रहने देते हैं अभी। और राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग वाइल लूप, ये सीरीज जो है इसका सम हमने दिखाना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा 6.10 है, और ये तो प्रोग्राम ही बहुत ज़्यादा है, मैं कितने करवाऊँ आज के लेक्चर में। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ पॉजिटिव नंबर, इट देन डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू द नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र। 1 से लेके जितने नंबर दिखाए हैं उनका सम दिखाए, इवन का लहदा और ऑड का लहदा। अब मज़े के सारे प्रोग्राम है। Write a program that input a number and check whether it is an Armstrong number or not. A number is an Armstrong number, a strong number if the sum of the cubes of digits is equal to the number itself. For example, 371 is an Armstrong number if its cube is equal to 1. ठीक है, तो इसको कहते हैं मैजिक नंबर्स। इसकी मेरे इस चैनल पर आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह के 3 नंबर होते हैं शायद, तो जिनका अगर क्यूब लेके सम करें तो वो दोबारा उसी नंबर के इक्वल आता है। और इसके अलावा राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर्स अंटिल यूज़र एंटर्स अ नेगेटिव नंबर, द प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक हमारे पास नंबर मांगी जाए जब तक कि हम नेगेटिव नंबर नहीं इनपुट कर देते। ठीक है, और जितने भी नंबर हमने पुट किए हैं उनका एवरेज निकाले, उनमें मिनिमम निकाले और उनमें मैक्सिमम निकाले। तो उन्होंने कहा राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ सेंटेंस फ्रॉम द यूज़र एंड काउंट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स। उन्होंने कहा कि करेक्टर इन द सेंटेंस, उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस ले, यानी कि एक स्ट्रिंग ले, आप कह लें। ठीक है, स्ट्रिंग, हाँ, तो हमारे से वो ले और इसके बाद उसमें कितने वर्ड्स आते हैं वो दिखाएं और उसमें कितने करेक्टर हैं वो हमें दिखाएं। और फिर इसके बाद राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूज़र से स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर ले एंड डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स इन द गिवन रेंज यूजिंग वाइल लूप, और जितने भी उसमें इवन नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर नजर आए। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम दैट यूजेस अ वाइल लूप टू एंटर नंबर फ्रॉम द यूजर एंड देन डिस्प्ले इट, द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द यूजर एंटर्स 1। कहते हैं कि लूप चलता जाए और जो नंबर एंटर करूँ वो दोबारा दिखाई जाए और प्रोग्राम एंड हो जाए जब हम एंटर करें -1, अदरवाइज ये प्रोग्राम चलता जाए। तो ये सेंट्रल कंट्रोल लूप की एग्जांपल है। ठीक है, राइट a program that input a number from the user and display n Fibonacci terms in Fibonacci sequence, sum of two successive terms gives the third number। ये Fibonacci के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें क्या होता है, पीछे वाली 2 टर्म्स को ऐड करें तो आगे वाली बनती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से आगे 1 है ना, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करें तो हम आंसर आ जाएगा 2, इन दोनों को ऐड करें आ जाएगा 3, इन दोनों को ऐड करें आ जाएगा 5, इन दोनों को ऐड करें आ जाएगा 8, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 13, इन दोनों को ऐड करें हमारे पास आ जाएगा 21, इन दोनों को ऐड करें हमारे पास आ जाएगा 34। तो ये देख लीजिएगा, यानी कि ठीक ही जा रहा हूँ ना मैं, हाँ जी, और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास, इस तरह ये चीज़ चलती जाती है। इसको कहते हैं फाइबोनैची नंबर्स या फाइबोनैची टर्म्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि नंबर कोई एंटर करे, फ़र्ज़ किया मैंने नंबर एंटर कर दिया 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक स्क्रीन पे शो हो जाए, तो ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही बताया गया है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से एक नंबर एंटर करे और हमें n फाइबोनैची टर्म्स यानी कि उसकी सेंड करे, और उनका बाद में इन फाइबोनैची सीक्वेंस बताया गया है कि 2 सक्सेसिव टर्म्स जो है उसको ऐड करें, उनका सम करें तो फिर तीसरी टर्म आती है, यानी कि 2 चीज़ों का ऐड करें तो उसके बाद आगे वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम है। इसके बाद राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट अ नंबर एंड चेक्स इट इज़ द फाइबोनैची नंबर्स आर नॉट।
तो एक ऐसा प्रोग्राम लिखें कि जो हम प्रोग्राम एंटर करें यानी कि नंबर एंटर करें वो हमें बताइए ये फाइबोनाची नंबर्स है कि नहीं, यानी कि 0 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 1 होता है, 1 1 2 और 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 8 5 13 13 और 8 21 28 और 34, यानी कि ये जो भी नंबर आ रहे हैं ना ये चलते जाएंगे। और जिस नंबर पे फ़र्ज़ किया मैंने 34 एंटर किया तो वो बताइए फाइबोनाची नंबर, अगर 32 किया तो वो नहीं होगा, ये भी बताए वो नहीं है। ठीक है ना, इस तरह। ठीक है, तो हमने इस तरह का एक प्रोग्राम लिखना है। तो ये वाली चीज़ ऐसे चलती जाएगी। प्रोग्राम इतने ज़्यादा, मैं कौन सा डू वाइल लूप, चलें जी शुक्र है प्रोग्राम ख़त्म हुए। 17 प्रोग्राम है। अब इसमें कौन कौन सा करवाऊँ आप लोग को। कंसेप्ट सभी में वही है, कंडीशन लगेगी, कंडीशन के बाद कुछ स्टेटमेंट सप्लाई होंगे। ठीक है, और चलिए जी हम थोड़े से मिनट में ना प्रोग्राम समझाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ करवा देता हूँ यहाँ पे, टर्बो पे नहीं अब मैं करवा सकता। ठीक है, क्योंकि उस पर एक एक प्रोग्राम लिखने पे इतनी ज़्यादा देर लगेगी। तो पहले 2 3 हमने पढ़ लिए थे, ये साम वाला भी हमने कर लिया था। यहाँ पे अब मैं स्पीड से करवाने की कोशिश करूँगा। देखें, देखी जाइएगा, जो समझ ना आए, जिस प्रोग्राम की आपको समझ ना आए कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, उस प्रोग्राम पे आपको अलहदा वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग नंबर हो, चाहे वो फाइबोनाची सीक्वेंस हो या फाइबोनाची नंबर्स हो। फाइबोनाची सीक्वेंस नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में मेरा मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट आता है जो कि मैथ वाले को भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर वाले को भी पढ़ाया जाता है, कम्बिनेट्रिक्स। ठीक है, तो कम्बिनेट्रिक्स के आप लिख लीजिएगा कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान, चैप्टर नंबर 5। तो उसमें मैंने एक फाइबोनाची सीक्वेंस पे डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है। एग्जांपल दी हुई है खरगोशों की, कि खरगोशे के जोड़े को लिया गया और एक जजीरे पर रख दिया गया, खरगोश बढ़ते गए, तो उसकी सीक्वेंस सारी एग्जाम्पल मैंने समझाई गई है। तो वहाँ से आपको फाइबोनाची के बारे में पता चल जाएगा। डायरेक्ट प्रोग्राम, डायरेक्ट इनपुट नंबर, एक इनपुट नंबर दे और उसका टेबल हमें दिखा दे। ठीक है, तो ये हमने 2 नंबर ले लिए, कौन कौन से, एक जिसका हमने टेबल देखना है और एक ये जो कि काउंट करे 1 से लेके कहाँ तक हमने करवाना है। ठीक है, तो एंटर नंबर, एक नंबर एंटर कर दिया, कहाँ तक जाएगा, सी की वैल्यू 10 तक जाएगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन हम ना लगाते तो हम अपनी मर्जी से भी 20 तक, 30 तक, 40 तक, जहाँ मर्जी तक हम टेबल देख सकते थे। तो हमने 10 तक देखना है तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, और टेबल किसका देखना है, हमने टेबल हमने एन का देखना है। एंटर नंबर एन में करवाएंगे तो ये एन की वैल्यू हो जाएगी। तो एन की वैल्यू आ जाएगी, एन के बाद ये यहाँ पे एन की वैल्यू नजर आएगी, सी आउट में लगाएंगे हम, सी आउट में एन की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा टेबल्स में बनाऊंगा, और इसके बाद मुझे स्टैटिक नजर आना चाहिए, तो डबल कोटेशन में मैं स्टैटिक लिखूंगा, क्योंकि डबल कोटेशन में जो भी चीज़ लिखूंगा स्क्रीन पर टू द पॉइंट स्क्रीन पर नजर आ जाती है। फिर इसके बाद मैं ये 1 2 3 4 5 लिखूंगा, तो ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, जो कि 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, जब तक n 10 से छोटा या 10 के बराबर है 10 तक जाएगी। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, मेरे पास ये आंसर आ रहा है 3 × 1 3 आ गया, 3 × 2 यानी कि n और c की मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो यहाँ पे n और c की, उससे पहले इक्वल टू का साइन आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो इक्वल टू के साइन को मैं डबल कोटेशन में लिखूंगा ताकि स्क्रीन पे टू द पॉइंट शो हो। और उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करे जाओ, आंसर आ जाएगा। तो ये वाले मैं सी आउट लिखूंगा तो सारी चीज़ स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो ये वाली स्क्रीन पे देख लिखा गया है सारा। ठीक है, और इसके बाद सी में एक इजाफा होता जाएगा, 0 वैल्यू 1 2 3, तो ये वाली वैल्यू चेंज हुआ करेगी और इसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन भी चेंज हुआ। एंडल न्यू लाइन पर लेके आ रहा है, तो यहाँ पे एंडल भी लगा लीजिएगा। ठीक है, एंडल, तो ये हमारे पास प्रोग्राम क्लियर हो गया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब ये वाला देखें, तो एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो हम नंबर एंटर करें ना उसके डिजिट्स का सम करके दे हमें। क्लियर स्क्रीन लिख दिया, एक हमने x ले लिया, एक a एक r, सम को वैल्यू हमने दे दी 0 को। सम में क्या आएगा, इन सभी का सम आया करेगा। x हम कह रहे हैं, x एक ऐसा इंटीजर होगा जिसके डिजिट्स को सम करना है। फर्ज किया 512 है ना, तो ये 512 x की वैल्यू है। ठीक है, अब x की वैल्यू किसको दे दूंगा, a को दे दूंगा, x की वैल्यू a को दे दूँ। अगर तो x 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 512 0 के इक्वल नहीं है ना, तो क्या करें, r में वैल्यू चली जाए रिमाइंडर की, r में वैल्यू पहले 2 की मैं भेजूंगा। ठीक है, r में पहले मैं किस किस की वैल्यू भेजूंगा, देखिएगा ये 5 1 2 है ना, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो मैंने देखें 100 512 को अंदर रख के, तो 100 पे अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ 100 पे कर दिया, तो 100 एक बार 100। ठीक है, तो बाकी 100 5 बार 500, 100 5 बार 500 आ गया, तो बाकी 12 बच गया। ठीक है, तो यानी कि ये 5 और 12 आ गया, मेरे पास एक डिजिट आ गया 5। अब देखें, अब मैं 12 को अंदर रख के किस पे डिवाइड करूंगा, 10 पे करूंगा, तो 10 2 बार 10 2 बार
10 से एक बार 10, ठीक है, तो बाकी कितना बचा 2। तो ये देखें, ये 512 के 3 डिजिट थे मेरे पास, आगे एक 5 आ गया, एक 2 आ गया और एक 1 आ गया। तो इस तरह मैं तीनों डिजिट मैंने अलग अलग ले लिए, इसको एक अलग वेरिएबल में, इसको वेरिएबल में, इसको एक वेरिएबल में, तीनों को प्लस करूँगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने 10 से रिमाइंडर लिया हुआ है। 10 से रिमाइंडर का मतलब ये है कि आर की जितनी भी वैल्यू है ना, आर की जितनी भी वैल्यू होगी, तो आर की वैल्यू कहाँ से आएगी, हाँ, आर में वो आंसर आ जाए कि जब एक्स को हम 10 से डिवाइड करवाएंगे। तो जब 512 को हमने 10 से डिवाइड करवाया, 10 से डिवाइड करवा दें, तो ये आ जाएगा 10 50 बार 500 आ जाएगा और 10 51 बार, ठीक है, 10 को तो ये 510 आ जाएगा, 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी बचेगा 2। तो ये एक डिजिट आ गया हमारे पास, तो ये आर को 2 की वैल्यू चली जाए, ठीक है। और अगर लिखा गया है आर की वैल्यू 0 आ गई है, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो फिर हमारे पास सम में एक्स प्लस हो जाएगा, और अगर अदरवाइज सम जो है उसमें आर प्लस हो। ये सारा आप चला के देख लीजिएगा, आपको टू द पॉइंट समझ आ जाएगी, ठीक है। और मज़ीद ये कि जो हमारे पास एक्स में वैल्यू बचेगी ना, तो वो उस तरह चलती जाएगी। ये सारा मैंने सीक्वेंस में आपको बता दिया 1 2 और 5। इस प्रोग्राम के समय ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, आपको डिटेल से मैं चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कम है। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से एक नंबर इनपुट करे एंड फिक्टोरियल दिखाए। उसका फिक्टोरियल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैंने 6 लिखा है ना, तो 6 का फिक्टोरियल ऐसे शो करते हैं, और 6 फिक्टोरियल मतलब है 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 2 बार 6 6 4 बार 24 24 5 बार 24 5 बार 240 120 और 120 6 बार। 120 को 6 से अगर हम ज़रब देते हैं 0 6 2 बार 12, तो 6 बार 6 के साथ 720 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 720। तो ये किया हमने 6 का फैक्टोरियल फाइंड किया। तो उन्होंने कहा इसी तरह आप एक प्रोग्राम लें जिसमें हमें फैक्टोरियल नजर आए, ठीक है। तो 720 आ गया, देखें 6 का फैक्टोरियल। अगर मैं बड़ा नंबर ले लूँ तो इसका फैक्टोरियल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फैक्टोरियल की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए मैंने लॉन्ग इंट लिया है। लॉन्ग इंट की रेंज ज़्यादा होती है ना। NCF लिया है, सी हमारा लूप चलाया करेगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू 1 दे दी, एफ की वैल्यू 1 दे दी। हमने कह दिया एक ऐसा नंबर एंटर करें जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं, वो हमने एन में इनपुट दे दी। अगर सी की वैल्यू एन से छोटी है उस वक्त तक एफ में सी में एक इजाफा होता जाए और एफ से मल्टीप्लाई होता जाए। मतलब ये कि अगर हम 6 का फैक्टोरियल करवाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले सी की वैल्यू दी 1, और सी की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। सी की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। तो देखी जाइए, पहले 1, तो एफ में हम कौन सी चीज़ रखवाएंगे, एफ में एफ मल्टीप्लाई बाय सी रखवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले 1 होगा, फिर 1 में एक इजाफा हो गया 2, तो फिर 2 इसके मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 में एक इजाफा होगा 3, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 हो जाएगी वैल्यू, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें एक इजाफा होगा 5 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें एक इजाफा होगा 6 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसमें एक इजाफा 7। लेकिन 7 तो 6 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 7 को ऐड नहीं किया जाएगा, इन 6 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 720 आंसर आ जाएगा। तो समझ लगी आपको, यानी कि क्या किया हमने, इस तरह इसको चलाया। बाकी आप इसको खुद समझने की कोशिश करिएगा। बाकी इन सभी को मल्टीप्लाई करके हम स्क्रीन पे शो करवा देंगे, और किस में वैल्यू आएगी, एफ में आएगी। तो ये किया जा रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ एन का फैक्टोरियल जो है इज क्या होगा, एफ की वैल्यू, ठीक है। तो एफ की वैल्यू स्क्रीन पे दिखा दी जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम अगर हम देखें, तो राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले रेडियन टू डिग्री एंड रेडियन डिग्री टू रेडियन हमने चीज़ करवानी है। तो इसका आपको फार्मूला पता हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमने लूप में लगा दिया। अब जो जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट देखें, तो ये इस सीक्वेंस का हमारे पास सम आना चाहिए। क्या, इस सीक्वेंस का हमारे पास सम आना चाहिए। तो ये वाली चीज़ इस तरह चलेगी। तो आप इसको एक सीक्वेंस वाइज लेके चलिएगा। अगर आपको समझ आ गई तो बेहतरीन बात है, और मुझे पता है समझ आएगी। अगर नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, मैं प्रोग्राम डिटेल से बता दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट अ पॉजिटिव नंबर इट देन डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल ओड एंड इवन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीक्वेंस से हम वैल्यूज़ लेके जाएंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है। रिमाइंडर चेक कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 0 आता है, जैसे इनका आ रहा है, तो ये ओड नंबर इवन नंबर है और इनको सम कर देंगे। अगर 0 के बराबर नहीं आता तो ये ओड में आएगा, ठीक है, और इसको कर देंगे। तो यही इफ़ की स्टेटमेंट लग गई है वाइल में। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो वो इवन में सम हो जाए, और अगर ये 0 का नहीं है तो एल्स वाला चले, वो ओड में सम हो जाए, ठीक है। और ये वाली चीज़ हमें चलती जाएगी। और यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए लगाया गया है क्योंकि उससे छोटे नंबर लेंगे ना। फर्ज किया 5 है तो 5 से छोटे जितने भी नंबर होंगे, जैसे 4B 3B 2B, तो छोटों के लिए हम कम करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, 5 है ना, तो 5 से 4 3 2 और 1, किन किन का रिमाइंडर 0 आता है, इन दोनों का रिमाइंडर 0 आता है। तो 4 + 2 आंसर आ जाएगा 6। इनको सम करके ये दिखाया हुआ है। अब बाकी इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये एल्स में लगा 5 3 8 और 1 9, तो इनका सम जो है ये नीचे वाले में दिखाया गया, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोग्राम है। और इसके बाद लिखा गया है
कि इनका क्यूब करे और प्लस करे तो यहाँ पे सामों में क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब ये है। ठीक है, और ये प्रोग्राम भी आप देख लीजिएगा। बाकी यार बाकी प्रोग्राम सारे करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको किसी एक प्रोग्राम की भी समझ नहीं ना आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइए, लाजमी बताइए, लाजमी बताइए। मैं आपको वो प्रोग्राम जो है वो करके दे दूंगा। ठीक है, यानी कि उस पर एक अलहदा वीडियो डिटेल लेक्चर आ जाएगा। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने आपको कंसेप्ट समझाना था, मैंने कंसेप्ट समझा दिया। अब ये प्रैक्टिस आप करें, तो मैं एक एक प्रोग्राम समझाने बैठ जाऊँ तो ये फिर लेंथी वैल्यू हो जाती है, ये लेंथी बात हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट हम डू वाइल का कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम आपने खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।